Hi friends, welcome back. How Yogi Adityanath's politics is changing उत्तर प्रदेश forever. वो तो है भैया, कोई शक नहीं होना चाहिए किसी के भी अंदर. चेंज कर दिया, उत्तर प्रदेश को कमाल का बना रहे हैं. चलो. और वही जो बुलडोजर टेक्नोलॉजी है पूरे स्टेट में जा रही है. पूरे स्टेट में नहीं, पूरे भारत में जा रही है. पूरे स्टेट मतलब हर स्टेट में बुलडोजर टेक्नोलॉजी जा रही है. उनको देख के अब हमने मुंबई में भी देखा है, जहां पे भी उस टाइप की सिचुएशन अब आ रही है वहां पे बुलडोजर चल रहा है. मुझे हो भी सकता है टर्म बन जाए कि कहीं पर टेक्निकल की बुलडोजर टेक्नोलॉजी जो है योगी जी ने इन्वेंट की थी. हाँ, उन्होंने ही किया है. उन्होंने ये सब किया है. वो शुरुआत उनकी ही थी. और क्या कमाल था जब हमने फर्स्ट टाइम सुना था. ओ हम इतने सरप्राइज्ड हुए थे. उसका नाम क्या था यार, बुलडोजर टेक्नोलॉजी. नहीं, और जब दूसरी बार इलेक्शन होना था यूपी में, तो जो लोग थे वो हमने देखा था कि बुलडोजर का वो जो जिससे तोड़ते हैं उसके अंदर भी बैठ के वो कर रहे थे कि भैया योगी जी आएंगे. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. जल्दी शुरू करते हैं. राम मंदिर के बनने पर कई लोगों का यह मानना है कि लोगों के हार्ड अर्न मनी का एक कंप्लीट वेस्टेज है. इससे अच्छा अगर देश में हॉस्पिटल या स्कूल्स बना दे तो ज्यादा भला हो. मैं तो बता चुकी बीमार हूँ. पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, भगवान को क्या चाहिए कि भाई खुश रहे, सुखी रहे. लेकिन क्या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से राम मंदिर कुछ ही सालों में यूपी को 1 लाख करोड़ कमा के देने वाला है, तो अब ये कैसे होगा? इस मंदिर को बनाना हमारे पैसों की बर्बादी थी या फिर एक मास्टर स्ट्रैटेजी? आज हम राम मंदिर के इकोनॉमिक्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे माजरा क्या है. क्या ऑपोजिशन के दावे असल में सही है या फिर वो कोई बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं? सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना. लेकिन राम मंदिर के अलावा भी क्या आप जानते हो उत्तर प्रदेश गुजरात जैसे टॉप इकोनॉमी को भी पीछे छोड़कर देश की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है. और ये आज हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन है. आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? यूपी की इमेज तो पिछले कुछ सालों पहले ही एक गरीब, पिछड़ा हुआ और एक लॉलेस स्टेट की थी. उसे तो एक बीमारू जंगल राज वाला स्टेट कहा जाता था. इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे 2012 तक तो यूपी सबसे गरीब स्टेटों में से भी सबसे गरीब स्टेट था. यहां तक कि स्टेट का सबसे पहला एक्सप्रेसवे भी 70 साल बाद बना. रोडवेज भी छोड़ो, यूपी की जीडीपी को ही 12 लाख करोड़ पहुंचने में 70 साल लग गए. एंड माइंड यू, यूपी की ये जो जीरो से हीरो तक की जर्नी है सिर्फ और सिर्फ 6 सालों में हुई है. तो अचानक से आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 6 सालों में यूपी ने अपने जीडीपी को ही डबल कर दिया? वेल फ्रेंड्स, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने पर हमारे सामने आए 4 बहुत ही इफेक्टिव पॉलिसीज, जिसमें से एक पॉलिसी तो इतनी सक्सेसफुल थी कि यूपी के बाद 3 से 4 स्टेट्स और अंत में सेंट्रल गवर्नमेंट तक इसे कॉपी करने लग गए. सो चलो यूपी के डेवलपमेंट और राम मंदिर के इकोनॉमिक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी पॉलिसी की जिसकी वजह से सिर्फ 6 सालों में यूपी के एक्सपोर्ट्स 250 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गए. यस, वही पॉलिसी है जो इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज ये एक नेशनल फिनोमिनन बन चुकी है, जिसे कई स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट तक कॉपी कर रही है. इस पॉलिसी का नाम है उडुप, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसे योगी गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च किया था. इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे का बेसिक आइडिया था कि यूपी के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाया जाए. जैसे कि अवध यानी कि लखनऊ रीजन में कपड़ों पर होने वाली चिकन करी और जरी वर्क, स्टेट के ईस्टर्न पार्ट में होने वाला राइस, काला नमक, और ऐसे ही 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए जिन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने का प्लान किया गया. अब ऑफ कोर्स इन सारे 75 प्रोडक्ट्स की बात एक वीडियो में करना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको एक सिंपल से प्रोडक्ट काला नमक राइस के केस स्टडी से समझाता हूं, जिसने स्टेट के ईस्टर्न पार्ट की किस्मत ही हमेशा के लिए बदल दी. वैसे एक फन फैक्ट, काला नमक राइस को लेकर एक लेजेंड है कि ये राइस भगवान बुद्धा ने एज ए गिफ्ट इस रीजन के फार्मर्स को दिया था. अब अगर इस पॉलिसी के पहले की बात करें तो काला नमक फार्मर्स की कंडीशन बहुत ही खराब थी. 2018 में केवल 15 फार्मर्स काला नमक की फार्मिंग करते थे, क्योंकि उस टाइम राइस की मार्केट प्राइस केवल 40 रुपए प्रति किलो थी. यानी कि फार्मर्स को इस राइस से कुछ खास मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा था.
लेकिन कैन यू बिलीव दिस, जस्ट विद इन 3 years काला नमक फार्मर्स का नंबर 15 से बढ़कर 700-800 हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ उडोप पॉलिसी। एक्चुअली जब काला नमक राइस को उडोप के अंदर सिलेक्ट किया गया तब इसकी ग्लोबल डिमांड जनरेट करने के लिए 3 स्टेप्स सोचे गए जो एक्चुअली काफी यूनिक और क्रिएटिव थे। लेकिन उसके डिटेल्स में जाने से पहले आपने ये बात नोटिस की होगी कि सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे इंडिया भर में एक स्टार्टअप वेव आ गया है। लेकिन अभी भी इंडियंस एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इंडिया में कई बिजनेसेस के पास एक वेबसाइट तक नहीं होता क्योंकि उनका मानना होता है कि एक वेबसाइट बनाना काफी एक्सपेंसिव और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। और बस इसी प्रॉब्लम का वन स्टॉप सोल्यूशन है उडू, जो कि एक ERP प्लेटफॉर्म है और ये है भी बहुत सच्ची में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि उडू आपको देता है 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री होस्टिंग, वो भी फुल सपोर्ट के साथ। मेरा फेवरेट पार्ट है वेबसाइट बना के बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें सिलेक्ट करनी है, जैसे वेबसाइट डिटेल्स। यहां सब ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके कलर पैलेट चूज कर लिया, फिर पेजेस को चूज करने हैं और AI जनरेटेड 3 थीम्स में से एक अच्छी थीम भी सिलेक्ट कर ली। ये वेबसाइट कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है, यानी कि आप अपने हिसाब से सब कुछ चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट कलर्स, इमेजेस भी, यहाँ तक कि कंप्लीटली न्यू और यूजफुल चीजें भी आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, जब तक ये बता रहे मुझे ये बताओ, काला नमक राइस का काला नमक बनता है क्या उससे? काला नमक मैंने सुना है, काला नमक राइस कि लखनऊ के नाम को और बना दिया विद जीरो टेक नॉलेज। यस, उडू जेन्युइनली एक ऑल इन ऑल बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंपनी के सारे नीड्स को कवर करता है, चाहे वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या फिर CRM, इनवॉइसिंग हो या मैन्युफैक्चर, ये सब कुछ आप इसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। और इसमें से फर्स्ट ऐप आपको हमेशा फ्री मिलेगा। सो अगर आपको ये यूजफुल लगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उडू को जरूर चेकआउट करना। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात करें लखनऊ ब्रैकेट में आवाज प्रोड्यूसिंग फार्मर्स का नंबर 15 से बढ़कर 700-800 हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ 3 उडोप पॉलिसीज, जिसमें से पहला स्टेप है रिकॉग्निशन। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 3 दिनों का काला नमक चावल महोत्सव लॉन्च किया, जिससे फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले। इससे हुआ ये कि फार्मर्स को मार्केट की नॉलेज और एक्सपोर्टर्स को प्रोडक्ट की जानकारी मिली, जिससे फार्मर्स को मार्केट डिमांड के बारे में पता चला और एक्सपोर्टर्स को राइस की क्वालिटी के बारे में। और फिर उडो का दूसरा स्टेप था पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर फोकस करना। तो जैसे मैंने बताया कि राइस और गौतम बुद्ध का एक अच्छा कनेक्शन है और ऑफ कोर्स गौतम बुद्धा का अपना एक ग्लोबल अपील भी। बस इसी अपील की ब्रांडिंग के लिए राइस की ऐसी पैकेजिंग की गई ताकि ग्लोबल ऑडियंस, स्पेशली सेंट्रल और साउथ एशियन कंज्यूमर्स को ये अट्रैक्ट करे। फिर उडोप का थर्ड स्टेप था मार्केट रीच। अब इतनी सॉलिड पैकिंग और ब्रांडिंग के बाद जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो राइस के ग्लोबल रीच को बढ़ाने के लिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर इसे अवेलेबल करवा दिया गया, जो कि पहले नहीं था। दिस स्ट्रैटेजी वाज वेरी सक्सेसफुल क्योंकि काला नमक राइस सिंगापुर, यूके और यूएस जैसे कंट्रीज तक एक्सपोर्ट होने लगा, जिस वजह से इस राइस का प्रोडक्शन भी यूपी में आज काफी इंक्रीज हो गया। इसी सक्सेस को देखकर ही उडोप स्ट्रैटेजी को अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अवध रीजन में मैन्युफैक्चर होने वाले जैगरी के लिए जैगरी फेस्टिवल, वाराणसी के टोमेटोज के लिए टोमेटो फेस्टिवल और गोरखपुर के फार्मर्स के लिए गोल्डन स्वीट पोटैटो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का ये कहना है इसी एक स्ट्रैटेजी की वजह से केवल 5 सालों में स्टेट का एक्सपोर्ट 250 गुना जंप हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से ना यूपी में रियल ग्रोथ ड्राइवर होगा उनका एक्सप्रेसवे नेटवर्क। मतलब आप मानोगे नहीं, लेकिन जहां पर 70 सालों में यूपी में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे था, आज स्टेट में कंप्लीटेड और प्रपोज्ड 13 एक्सप्रेसवेज है और ये हुआ है सिर्फ 6 सालों के दौरान। एक्चुअली में ये एक्सप्रेसवे को स्टेट कैपिटल और मेजर इंडस्ट्रियल सिटी से कनेक्ट करेगा और इसी वजह से अब यूपी के पूरे स्टेट में एक्सप्रेसवेज का एक खतरनाक नेटवर्क बन रहा है। जैसे कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो लखनऊ और कानपुर को कनेक्ट कर रहा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस आगरा और लखनऊ को कनेक्ट करेगी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा और चित्रकूट को कनेक्ट करेगी और इसी तरह यमुना एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये सभी एक्सप्रेसवेज मिलकर एक क्रांतिकारी नेटवर्क बना रहे हैं। इसके अलावा आज यूपी में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स भी बन चुके हैं। इनफैक्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस है कि पीएम का प्लेन भी यूपी के रोड्स पर लैंड हो सकता है। और इस एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि इस एयर स्ट्रिप के जरिए अगर कोई विमान आपातकालीन स्थिति में अगर वहां लैंड करना चाहता है या फिर वहां से वो टेक ऑफ करना चाहता है तो बहुत ही आसानी के साथ
वो ये कर सकता है। और आज यूपी देश का वो सिंगल स्टेट है जहां पर 13 एक्सप्रेसवेज, हमने तो बॉर्डर पे के पास सुना था मैंने। यस, यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स उड़ोप प्रोजेक्ट्स को भी बूस्ट करेंगे, क्योंकि इन्हीं एक्सप्रेसवेज की हेल्प से यूपी के रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स भी अब अपने प्रोडक्ट्स को मेजर सिटीज में भेज पाएंगे। जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो स्टेट कैपिटल को ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से कनेक्ट करेगा। मिंट के 2015 में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी का ईस्टर्न रीजन सबसे बैकवर्ड रीजन्स में से एक है। सो डेफिनेटली ये एक्सप्रेसवे इस ईस्ट वेस्ट के गैप को भी कम करने में काफी हेल्प करेगा। अब चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि राम मंदिर एक सक्सेस है या कंप्लीट फेलियर। सो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के बाद से ही वहां का डेली फुटफॉल 3 से 5 लाख यानी कि मंथली 1 करोड़ से भी ज्यादा होगा। अब जाहिर है जब लाखों में टूरिस्ट अयोध्या आएंगे तो कहीं ना कहीं रुकेंगे ही। इसी नीड को फुलफिल करने के लिए अयोध्या की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक मेजर बूम दिख रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से अयोध्या में 20,000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले ही रोजगार मिल चुका है। इवन अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी बड़े स्मार्टली अयोध्या के लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बना रही है। बेसिकली उन्होंने होली अयोध्या नाम का एक ऐप डेवलप किया है जिसके थ्रू टूरिस्ट वहां के लोकल्स के होम स्टेज में रह सकते हैं। इसमें अब तक 500 फैमिलीज ने ऑलरेडी रजिस्टर भी करवा लिया है, यानी कि अब तक 2200 होम स्टेज अयोध्या रीजन में न्यूली डेवलप हो चुके हैं। और उसी रीजन में स्टेज का कॉस्ट क्या ही पीक हो चुका है। आप खुद ही सोचो, सीएनबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से 19 दिसंबर को अयोध्या में सिर्फ एक रात का होटल कॉस्ट 17,000 से 73,000 रुपीस तक जा रहा था। And that has led to a sharp boom in Ayodhya's hospitality sector, particularly hotels and homestays. Just imagine, इतना कॉस्ट प्रीमियम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे मालदीव से ज्यादा है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट की भी टेंट सिटीज थी जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही बनाई गई थी वो भी फुल्ली बुक चल रही है। सो मेरे कहने का मतलब है कि अयोध्या में अब डिमांड काफी इंक्रीज हो चुकी है। लोग पैसे खर्च करके भी वहां पर जाना चाहते हैं। और इसीलिए आप देखोगे तो आज वहां पर ताज, रेडिसन, आईटीसी जैसे इंटरनेशनल होटल चेन्स भी अपने मेगा प्रोजेक्ट्स यानी 100-120 रूम्स वाले बड़े लग्जरी होटल्स बना रहे हैं। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि वहां पर ऐसे टोटल 73 मेगा होटल्स तो बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें से भी 40 तो ऑलरेडी ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। ऑल्सो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, एक ऐसी बॉडी जो 8 करोड़ ट्रेडर्स का एक एसोसिएशन है, उनके प्रेडिक्शंस के हिसाब से तो राम मंदिर की वजह से अयोध्या में टोटल 1 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट होने वाला है। अब जब इस जगह की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो उसी हिसाब से बिल्ड करना होगा। और इसीलिए अभी अयोध्या में 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस पैसों से काफी सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म्स और हाईवेज, जो भी वहां की इकोनॉमी को और बूस्ट देंगे। क्योंकि टेंपल टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के जीडीपी में एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। और टेंपल्स का लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में कितना पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ही है। पीएम मोदी का एक खुद कहना है कि काशी विश्वनाथ टेंपल के रिनोवेशन के पहले 80 लाख टूरिस्ट ही हर साल टेंपल आते थे, लेकिन कॉरिडोर कंप्लीट होने के बाद से 7 करोड़ टूरिस्ट ने टेंपल विजिट किया है, वो भी केवल एक साल के अंदर। दरअसल रीडेवलपमेंट के पहले विश्वनाथ टेंपल के अराउंड नैरो स्ट्रीट्स के कारण टूरिस्ट इन जनरल, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स और हैंडीकैप टूरिस्ट को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जो कि रीडेवलपमेंट के बाद चेंज हो गया। और यही कारण है कि पिलग्रिम्स के नंबर्स में इतना ह्यूज जंप आया। जी न्यूज के अनुसार विश्वनाथ कॉरिडोर के कारण वाराणसी में टूरिज्म सेक्टर का ग्रोथ 5 गुना बढ़ चुका है। साल 2023 में पब्लिश्ड इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से काशी विश्वनाथ बनने के बाद से वहां पर आने वाले टूरिस्ट की संख्या इंडिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी गोवा से भी 9 गुना ज्यादा हो गई। साल 2022 में गोवा में सिर्फ 85 लाख टूरिस्ट ही गए थे, बट उसी सेम ईयर काशी विजिट करने वाले टूरिस्ट की संख्या 7.2 करोड़ थी। जस्ट इमेजिन, सिर्फ एक मंदिर की वजह से इतना मैसिव। अयोध्या का देखो और बस इसीलिए यूपी के इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे टेंपल इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, जिस पर अभी स्पेसिफिकली काफी ज्यादा फोकस भी किया जा रहा है। स्टेट का काफी फोकस है रिलीजियस टूरिज्म और टेंपल इकोनॉमी को ग्रो करके स्टेट में मल्टीपल इकोसिस्टम्स डेवलप करने पर, जिससे बाकी के सेक्टर्स, इसकी टूरिज्म, मेडिकल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का भी अपने आप ग्रोथ होगा।
ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल ने हाल ही में रिवील किया कि आज गोवा और नैनीताल से 80% ज्यादा लोग ओयो पर अयोध्या सर्च कर रहे हैं। उनका कहना था कि देश में स्पिरिचुअलिटी टूरिज्म की वजह से अगले 5 सालों में पूरा टूरिज्म इकोसिस्टम काफी ज्यादा ग्रो होने वाला है। सो या इट्स अ फैसिनेटिंग फैक्ट कि एक टेंपल या स्पिरिचुअल सेंटर अपने अराउंड एक कितना बड़ा इकोसिस्टम जनरेट कर सकता है। टेंपल के आसपास टेंपल रिचुअल से जुड़े चीजों के लिए वेंडर्स, टूरिस्ट के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा खुलने लगते हैं और फिर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होने लगता है जो लोकल इकोनॉमी के लिए एक बून बन जाता है। सो इसी चीज का ध्यान रखते हुए यूपी में ऐसे ही और दूसरे टेंपल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि मिर्जापुर में विंध्यावासिनी, मथुरा में वृंदावन और बरेली में नाथ सर्किट, जो भी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देंगे। एंड नाउ फाइनली कमिंग टू इन्वेस्टमेंट इन यूनिक इकोनॉमिक पॉलिसीज और बेटर होते इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यूपी को 2023 में 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं और प्रेडिक्शन ये है कि इन ह्यूज इन्वेस्टमेंट से स्टेट के 1 करोड़ यूथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दरअसल यूपी को ये इन्वेस्टमेंट उसके 2018 के रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए मिला है। बात कुछ ऐसी है ना कि साल 2018 में यूपी को 4.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला था, जिसमें से 61% इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को यूपी गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 सालों में इंप्लीमेंट करवा दिया। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होने लग गए प्रैक्टिकली, जिससे स्टेट में करीब 4 लाख नए जॉब्स भी क्रिएट हो गए। सो हाई चांसेस है कि इसी से इन्वेस्टर्स को यूपी पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आए और उनके इन्वेस्टमेंट्स और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगे। और मेरे हिसाब से तो इसमें एक मेजर रोल यूपी के स्टेबल लीडरशिप का है। क्या आप जानते हो योगी आदित्यनाथ यूपी के इतिहास के पहले सीएम है जिन्हें जनता ने 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए इलेक्ट किया और उनके पॉलिसीज को भी अप्रूव किया है। स्टेबिलिटी ऑलवेज लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में शेयर करना। भाई इट्स नॉट जस्ट स्टेबिलिटी, इट इज गुड गवर्नेंस। आपने जो लोग जो वहां के वो इतने समझदार हैं, उन्हें पता था कि बीजेपी को जिताएं, योगी जी को जिताएं, वो कमाल करेंगे। और उन्होंने फर्स्ट जब अपने इलेक्शन में जीते उसके बाद इतना अच्छा काम करके दिखाया कि अगले इलेक्शन में क्योंकि लोग स्मार्ट थे उन्होंने फिर से उन्हें जिताया। और देखना अगले इलेक्शन में भी हमारे लोग इतने स्मार्ट होंगे कि योगी जी को ही जिताएंगे। वही कहते हैं ना, जो आपका काम है दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, और योगी जी ने वो प्रूव करके दिखाया। देखिए, जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं वो मोस्टली डोमेस्टिक टूरिज्म है। डिफरेंट स्टेट से यूपी आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जो पैसा फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स है वो यूपी के अंदर आ रहा है। इवेंचुअली यूपी के अंदर ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए जहाँ से बाहर से टूरिस्ट यूपी के अंदर आए, वो भी होगा। जैसे से टूरिज्म बढ़ेगा, बेटर होगा, क्लीननेस आएगी, और जब पूरी सिटी चमक जाएगी तब रिकमेंडेशंस आएंगे आउटसाइड ऑफ इंडिया कि आप इस सिटी में जाइए, वहां पे आपको ग्रेटनेस नजर आएगा। जैसे कहते हैं ना होली सिटी, वैसे इंडिया में यहाँ आने का है। आपको होली सिटी देखनी है हिंदुइज्म की, आप इंडिया में जाइए, यहाँ जाइए। और सब लोग जो यहाँ फॉरेनर्स आएंगे वो कहेंगे कि भाई यहाँ पर तो मेडिटेशन करो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप रियली आपको फील होता है जैसे आप भगवान के पास मतलब क्लोज हो गए हो। तो वो एक दूसरे जब जाके फिर वो वर्ड ऑफ माउथ से वो बताएगा कि भैया यहाँ का एक्सपीरियंस जो था हमारा वो इतना अच्छा था। और ऐसे मतलब वहाँ ऐसी ऐसी चीजें या वो बनी होनी चाहिए जहाँ पे वो टीचिंग्स भी कराते हो, रहने का भी हो, भजन हो रहे हो, उस टाइप का भी कुछ सेटअप भी होना चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ ना आश्रम टाइप जो मैं बोल रही हूँ वैसा होना चाहिए, ताकि वहाँ रह आप महीना रह सकते हो, रोज दर्शन करने जाओ, मंदिर के भजन गाओ, उस टाइप से ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आना चाहते हैं। क्योंकि आश्रम्स होते हैं ना कई जहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे इस आश्रम में 1 महीने के लिए आपने आना है पर आप कुछ बोल नहीं सकते, चुपचाप बस भगवान का नाम लेना है। वैसे उस टाइप के आश्रम यहाँ बने चाहिए जहाँ भजन हो, उस टाइप का मतलब भगवान का नाम, श्री राम जी का नाम हो, उनकी टीचिंग्स के बारे में हो रहा, उस टाइप से हो। पर बहुत ही अच्छा है सच्ची में। हमने तो जब अयोध्या का हो ही रहा था तभी बोल दिया था यार कि अयोध्या बदल जाएगी, सबसे बेस्ट हो जाएगी पूरे हमारे भारत के अंदर। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।